गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। तो दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की। लेकिन कहानी से पहले एक छोटा सा अपडेट। हमारे हिंदुस्तान में पिछले तकरीबन 4 महीने के आसपास से चुनाव का एक माहौल था। कल उनका रिजल्ट आया है, यानी कि 4 जून 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट बड़ा सा चौंकाने वाला आया है। हालांकि आप में से काफी सारे लोग जानते भी होंगे, बट कुछ ऐसी थोड़ी सी अपडेट मैं दे देता हूँ। रिजल्ट ऐसा आया है कि बीजेपी की जो अपनी बहुमत नहीं आई है, उन्होंने भी एक तरह से कह सकते हैं कि बैसाखी के सहारे ही अभी तक वो बहुमत के ऊपर है। ना ही जो विपक्षी पार्टी थी उनमें किसी के पास बहुमत है। हालांकि सारे मिला के भी बहुमत नहीं है। 232 या 231 के आसपास विपक्षी है एंड 290 या 291 के आसपास बीजेपी है, जिसमें 240 के करीब बीजेपी की अपनी सीट्स है। बाकी जो बची हुई है वो उनके सहयोगी दलों के है। तो ठीक है, हालांकि सरकार बनाने की अभी तक किसी ने भी एक तरह से कह सकते हैं हम कि पुख्ता घोषणा नहीं की है। राहुल गांधी से भी पूछा गया था कल के एक प्रेस वाले ने कल पूछा भी था कि आप क्या अपने हार स्वीकार कर लिए हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देने से मना किया है। आज के बारे में उन्होंने बताया था, यानी कि 5 जून के बारे में उन्होंने बताया था कि हम इसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि इस चुनाव में काफी कुछ अलग तरीके से देखने को मिला है। आप में से भी काफी सारे लोग देखे भी होंगे कि जो बीजेपी की गढ़ मानी जाती थी, जहां से बीजेपी के कह सकते हैं हम के 2024 की चुनाव जहां से बीजेपी लड़ रही थी, नाम है उनका अयोध्या। जो अयोध्या हालांकि कोई अपनी लोकसभा सीट नहीं है, अयोध्या फैजाबाद का ही एक लोकसभा क्षेत्र का अंतर्गत आता है अयोध्या। तो वहां से बीजेपी का हार जाना, ये एक बड़ा संकेत हम लोग मान सकते हैं कि आखिरकार उन्होंने उनका मुद्दा क्या था कि 2024 का चुनाव ही जो पार्टी जिसको दिखा करके लड़ रही थी, उस सीट से बीजेपी का हार जाना, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद 70,000 प्लस वोट से एसपी ने वहां पे जीत हासिल किया। एसपी आई मीन समाजवादी पार्टी में। तो तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए भी, एक ठीक संकेत नहीं है। हाँ, और विपक्ष के लिए तो खैर जो है तो वो है ही। हालांकि विपक्ष के लिए जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही है तो वो खुशी किस बात की। बस उन्हें खुशी इस बात की है कि जो विपक्ष में बैठने की ताकत थी इससे पहले, जो एक महसूस होना चाहिए कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, वो उनको जो नहीं मिल रहा था इससे पहले, वो अब उम्मीद है, आशा कर सकते हैं कि उनको मिलेगी। बाकी आज शाम तक काफी सारी चीजें का खुलासा हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन बना रहा है। थोड़ी देर वेट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी पार्टियां आपस में अभी बातचीत करने में जुटी हुई है। खैर, अब सीधे कहानी की तरफ हम लोग आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि जब कभी कोई आपराधिक वारदात हो जाती है तो उसके बाद पुलिस का नजरिया कुछ अलग होता है, कि खास करके हमारे हिंदुस्तान में पुलिस देखती है कि यह आपराधिक वारदात किसी आम आदमी के साथ हुई है या फिर किसी खास आदमी के साथ हुई है। जब कभी कोई आम आदमी के साथ वारदात हो जाती है तो डर की वजह से कई बार थाने भी नहीं पहुंच पाते हैं लोग। पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनकी अच्छी से बातचीत सुनते भी नहीं है। लेकिन मामला या किसी अगर खास आदमी के साथ हो जाए, यानी खास से मेरा मतलब है कोई नेता हो, अभिनेता हो, आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, या फिर कोई पुलिस का नजरिया, तो फिर पुलिस का नजरिया उनके प्रति अलग हो जाती है। और पुलिस उनकी बात को न केवल ईमानदारी से सुनते हैं, बल्कि पुलिस की कोशिश यह रहती है कि जितनी कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा हो सके, वो पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता के साथ पुलिस जुट जाती है। उसके बाद और आम आदमी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई छोटी मोटी नौकरी पेशा वाला आदमी हो, न्याय के लिए इधर से उधर भटकता रह जाता है, लेकिन उसे न्याय आसानी से नहीं मिल पाता। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी का कत्ल हो जाता है। और पुलिस जब तक ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस ठीक वैसे ही काम कर रही थी जैसे कि एक भूसे के ढेर में कोई सुई को तलाश ना हो। और ठीक ऐसा ही होता है। यह बहुत ही टिपिकल केस था, ब्लाइंड मर्डर था, और इस केस को खोलना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि वह एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से जुड़ा हुआ एक मामला था। इसीलिए पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर कातिलों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस के लोग वाहवाही करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि पुलिस ने कितना अच्छा बढ़िया काम किया है। काश पुलिस ने खास व्यक्ति के लिए जैसा काम किया हो वैसे ही आम व्यक्तियों के लिए करना शुरू कर दे, तो पुलिस को कोई बुरा भला ना कहे।
आज की कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पुलिस ने कितनी ईमानदारी से काम किया है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल लखनऊ की ही एक पोश कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरा नगर। बात कर रहा हूँ 25 मई 2024 की, पिछले महीने की कहानी है। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास इंदिरा नगर के सेक्टर 20 में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ रोज डेली उठते हैं, घर से उठने के बाद गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं, जो एक अमीरों का खेल है। 25 मई 2024 को भी सुबह 7 बजे के आसपास अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी निकालता है और घर से निकल जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए। गोल्फ खेल के आराम से इत्मीनान से जैसे उनका रोजमर्रा का एक टाइम होता है, लगभग 9:30 के आसपास तक लौट आते हैं। घर आते हैं, जैसे ही बेल बजाते हैं तो बेल बजाने के बाद दरवाजा खुलता नहीं है। थोड़ा परेशान होते हैं, जैसे ही दरवाजा को नॉक किया यानी कि अंदर जाने के लिए उस पर हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुला हुआ था, यानी कि दरवाजा बंद नहीं था। अब ये जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं देवेंद्र नाथ, वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, बार बार कहते हैं कि मोहिनी कहाँ हो तुम। मोहिनी को लगातार आवाज लगाई जा रही थी। लगभग 58 साल की उनकी पत्नी होती है। जब आवाज लगा रहे थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसीलिए वो आवाज लगाते लगाते पहली मंजिल पर पहुंचते हैं। पहली मंजिल पर रसोई के बराबर में एक ड्रेसिंग रूम होता है। उनकी नजर जब ड्रेसिंग रूम में जाती है तो उसको देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उनकी पत्नी मोहिनी दुबे, जिसकी उम्र 58 साल के आसपास होती है, वो औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, खून फैला हुआ था। समझ नहीं आ रहा था। उसे देखने के बाद उसकी नजर पहुंचती है इधर उधर, यानी कि जो घर के अंदर अलमारियां रखी हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ था। उस आदमी को देखते ही देखते सहज उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि लूटपाट के बाद उनकी पत्नी की हत्या हो गई है। अब वो जोर से चीखने लगता है, क्योंकि उसकी चीख सुनने के बाद उनका जो ड्राइवर होता है रवि, उनके साथ सुबह सुबह गाड़ी लेकर के जो जाता है, वो दौड़ता हुआ ऊपर आता है। आने के बाद देखता है अपने मालिक को भी, अपनी मालकिन को भी देखता है। मालकिन मरी हुई पड़ी हुई थी, मालिक रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुरंत ही उन्होंने 112 नंबर पे कॉल करता है, 112 पे। फोन करने के बाद पुलिस आती है। अब पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और डॉग स्क्वाड, फौरन एक सिख टीम, सर्विलांस टीम, तमाम तरह की टीम आ जाती है। बड़े बड़े ऑफिसर आ जाते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर से जुड़ा हुआ यह मामला था। प्रदेश की राजधानी में इतना बड़ा अपराध हो चुका था, इसीलिए पुलिस के लिए जिम्मेदारी बनती थी कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। अब पुलिस ने अपनी मामले, इसकी जांच इसमें जुड़ जाती है, शुरू किया उन्होंने। पता चलता है कि जगह जगह सामान फैला हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने गौर से देखा तो पुलिस ने देखा क्या कि जो महिला है उसकी लाश पड़ी हुई है। उसके तन, उसके शरीर पर जो गहने थे वो एज टू एज उनके, उन्होंने उनको मतलब किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। यानी कि चाहे गले का हो, मंगलसूत्र हो, या फिर हाथ में कुछ पहना हो, या शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो भी ज्वेलरी जेवरात पहने हुए थे, उसने बिल्कुल ठीक वैसे ही थे। उन पर किसी ने कोई हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, जबकि उनकी हत्या हो जाती है। हत्या में कोई धारदार चीज मारी जाती है जिस पर लगातार वार किए जाते हैं। साथ ही उनके गले में एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे कि इनका गला दबाया गया हो। अब पुलिस ने के लिए ये जांच पड़ताल का विषय बन जाता है। कुछ ही देर में मीडिया पहुंच जाती है, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब पूरे देश में इस घटनाक्रम की गूंज फैल जाती है। आखिरकार एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से किसने कत्ल किया है, किसने मर्डर किया है। जब पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो आईएएस अधिकारी के बारे में पता चलता है कि आईएएस अधिकारी प्रयागराज में कमिश्नर के पद पर भी रह चुके हैं। साथ ही रायबरेली हो या अन्य जिले हो, वहां पर भी ये डीएम साहब भी रह चुके हैं। और इनके डीएम साहब की, कमिश्नर साहब की पत्नी का मर्डर हो जाता है। तो उन्होंने, जब पुलिस वालों ने और जांच पड़ताल करनी शुरू की तो परिवार के लोगों से पूछताछ करने की शुरू की, तो पता चलता है कि इनकी एक दूसरी पत्नी थी। दरअसल इनकी कहानी, जो पहली पत्नी है जिसका नाम मीना होता है, मीना की 2004 में मृत्यु हो जाती है। उनके दो बच्चे होते हैं। एक बेटे का नाम प्रज्वाल होता है, जो कि अपने बच्चों के साथ साथ अपने परिवार के साथ नोएडा में ही रहता है। साथ ही उनका दूसरा बेटा होता है जिसका नाम प्रतीक होता है। और पत्नी के मरने के 2 साल के बाद, यानी कि 2005 के 7 या 6 के आसपास की बात है, उन्होंने एक महिला से शादी कर ली। और महिला जो कि एनजीओ चलाया करती थी, जो कि एक सोशल वर्क किया करती थी, जिनका नाम मोहिनी दुबे होता है। इस शादी से, यानी कि इसकी दूसरी शादी से, जो दोनों बेटे होते हैं वो खुश नहीं होते हैं और वो अपनी अपनी जगह पर थे। अब इसी बीच में पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करना शुरू कर दिया। तो उनकी कोशिश थी उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन दोनों बेटे शहर से बाहर थे। दोनों बेटे एकदम से नहीं पहुंचते हैं, तो पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है कि आखिरकार वजह क्या है।
मोहिनी दुबे का अपनी कोई औलाद नहीं थी और ये दिल्ली में एक पॉश कॉलोनी में अपने पति के साथ रह रही थी और कई साल से आराम से ठीक ठाक रह रही थी, लेकिन कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो जो भी अलमारिया में रखा हुआ ज्वेलरी थे, वो ज्वेलरी तो गायब था ही, साथ ही वो घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे उनका डीवीआर भी गायब था। अब पुलिस ने थोड़ा सा अंदाजा लगाया कि घर में कातिल छुपा हुआ है, कोई भी हो घर का ही कातिल है। अब पहला जो प्राइम सस्पेक्ट था वो सौतेले बेटे होते हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की और वहां से पुलिस का कोई सफलता नहीं मिल पाती है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। साथ ही पुलिस ने जो आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जैसे ही आईएएस ऑफिसर देवेंद्र नाथ घर से निकलते हैं गोल्फ खेलने के लिए, तो उनके ठीक जाने के लगभग 12 या 13 मिनट के बाद दूधिया दूध देने के लिए आता है और दूध देकर वो चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, एक नीले रंग की स्कूटी पर सवार होकर दो व्यक्ति आते हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे। दो व्यक्ति आते हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे, जिनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। अब उन्हीं में से कोई जाते हैं लगभग 9:30 के आसपास। उन्होंने पहले ये आराम से निकल जाते हैं हत्याकांड को अंजाम देकर और पुलिस ने बस इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कुछ सफलता नहीं मिलती है। अब पुलिस के लिए सिर्फ एक ही सुराग था, वो सुराग था स्कूटी। स्कूटी नीले कलर की थी। अब एक शहर के अंदर हजारों की संख्या में स्कूटी हो सकती है, आखिरकार कैसे ढूंढे? तो उसे जो पुलिस ने जो एक टीम घोषित करने टीम बनाई जाती है, लगभग 40 के आसपास पुलिसकर्मी उसमें लगाए जाते हैं और कई बड़े अधिकारी भी लगाए जाते हैं। कई सूझबूझ वाले ऑफिसर भी इसमें लगाए जाते हैं, यही सोचकर कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। अब पुलिस ने अलग अलग जो जनपदों के अधिकारी थे वो भी सम्मिलित कर दिए जाते हैं और पुलिस ने कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके खुलासा हो जाए। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगे। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। स्कूटर पर जो सवार होते हैं उनमें से जो पीछे बैठा हुआ था एक व्यक्ति, उसने कुछ दूर चलने के बाद, कई किलोमीटर निकलने के बाद वो अपना जो हेलमेट था उसको उतार देता है और आराम से वो चलने लगता है। तो यहाँ से पुलिस को थोड़ा सा कुछ रास्ता मिलता है और उसकी शक्ल दिखाई देती है, लेकिन उसकी शक्ल का कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था। अब पुलिस के पास वो स्कूटी बची थी। पुलिस ने इस कंपनी के साथ संपर्क स्थापित किया और कहा कि आपकी कंपनी की लगभग लखनऊ शहर के अंदर कितनी स्कूटी पाई गई है। पुलिस ने अब 1060 स्कूटी वालों के पते निकाले, उसके मालिक के नाम निकाले और पुलिस ने जब हर किसी व्यक्ति के घर में लोगों को भेजना शुरू किया, तो ऐसे करते करते पुलिस को 3 स्कूटी मालिक मिलता है जिन पर थोड़ा सा शक होता है। 3 में से एक व्यक्ति होता है जो कैंट के इलाके में लगता है, घोषण घोषी आना एक जगह होती है, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है रंजीत, जिसका नाम होता है। पुलिस जब उसके घर जाती है तो घर पर वो मिलता नहीं है, उसका भाई मिलता है। उसके भाई से पता किया जाता है। पुलिस अचानक से उसके घर पे पहुंचती है, तो रंजीत का जो भाई होता है वो पुलिस को देख करके भागने लगता है। पता चलता है कि उसके घर चोरी वोरी कर रखी थी, इसीलिए वो पुलिस को देख करके भाग रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा, उससे पूछताछ की, उससे कहा कि मेरी इस घटनाक्रम में कोई मामला नहीं है, आप चाहो तो मेरे भाई से बात कर सकते हो। अब रंजीत का पास पुलिस पहुंचती है, रंजीत से बातचीत करने की कोशिश करती है, तो रंजीत को देखते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उसने ही जो अपना हेलमेट था वो उतारा था, जो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिला था। हेलमेट वाले और बिना हेलमेट वाला जो व्यक्ति था उसमें से शक्ल मैच कर जाती है। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, इसीलिए उसने अपने बाल अपना हुलिया बिल्कुल ठीक वैसा ही रखा। पुलिस ने अपने उसको थाने लेके जाती है, साथ ही उनका जो मोबाइल था उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि घटना के दौरान वो अपने घर पर ही था, लेकिन ये रास्ते में है। अब उसने मोबाइल अपने घर पे छोड़ा हुआ है, ये रास्ते में क्या कर रहा है। पुलिस ने उसकी सीडीआर निकलवाई, तो सीडीआर निकलवाने के बाद अब पुलिस को थोड़ी सी चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल पुलिस ने उस स्कूटी की तलाश कुछ ऐसी ही थी कि जितने भी 1060 स्कूटी, उन 1060 स्कूटी के जो नंबर थे वो नंबर मिलान कर रहे थे। जो ये स्कूटी आई थी उसके आगे का नंबर प्लेट और पीछे का नंबर प्लेट भी जो थे उसको मोड़ा हुआ था और कुछ अंक दिखाई दे रहे थे, कुछ अंक नहीं दिखाई दे रहे थे। इसीलिए पुलिस को 1060 स्कूटी तलाश करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार जो नंबर लिखे होते हैं उसमें एक डब्ल्यू या डब्ल्यू कुछ कह सकते हैं कि उस जगह का, जैसे यूपी 32, उसके आगे जो भी संख्या रही होगी उसमें से एक आध अक्षर पुलिस को पहचान में आ गया होगा। इसीलिए उन नीली स्कूटी में से एक स्कूटी को आराम से ढूंढ लिया और उसके सीडीआर निकलवाया, तो उसकी बातचीत हो रही थी कि एक अखिलेश यादव नाम के एक व्यक्ति से, और अखिलेश यादव वो ड्राइवर का काम किया करता था। पता चलता है
कि ड्राइवर तो 13 साल से इसी आईएएस ऑफिसर के घर में काम कर रहा था। और जब आईएएस ऑफिसर घर में काम कर रहा था तो पुलिस ने जब उसकी तलाश करना शुरू किया तो करीब मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस उसको ढूंढ लेती है, और ढूंढने के बाद जब पूछताछ करता है तो तब जाकर के चौंकाने वाली बात एक और सामने आती है। दरअसल जब उससे पूछताछ किया जाता है तो अखिलेश यादव का ही सगा भाई होता है रवि यादव, वो उस दिन आईएएस ऑफिसर को लेकर के गया हुआ था। उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दरअसल वो सब बताते हैं वो इतने इस घटनाक्रम को इसीलिए अंजाम दिया क्योंकि पिछले 4-5 महीने में पहली बार उनकी शादी हुई थी और उससे उम्मीद थी कि इस घर से लगभग 4 या 5 लाख रुपए के आसपास उनको मिलेंगे, लेकिन उस अधिकारी ने कुल 5,000 रुपये ही दिए। इस बात को लेकर वो थोड़ा गुस्सा था, लेकिन ये गुस्से में था इसीलिए कर भी क्या पाता। अभी इस घटनाक्रम को ठीक 15 दिन पहले ये आईएएस ऑफिसर की जो पत्नी होती है, इसको कहीं बाहर जाना था। उन्होंने अपने जितने भी घर के अंदर के जो जेवरात थे वो निकाल के अपने बेड पे रखे, और उन जेवरात की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। उनमें से कुछ ऐसी एक करेंसी भी थी, किसी देश की विदेशी करेंसी थी। तभी मौका देख उन्होंने सोचा कि क्यों न इस घर में अगर लूटपाट को अंजाम कर दिया जाए तो शायद वो करोड़पति हो सकता है। उसके ऊपर 2.5-3 लाख रुपए का कर्ज था, वो भी खत्म हो सकता है। और वो अपने दोस्त रंजीत से बातचीत करता है, रंजीत से कहता है कि भाई यार एक घर है, इसमें इस तरह की घटना को अंजाम देना है। रंजीत तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी कर्जे में था। जब अखिलेश भी इस घर में काम करता था तो पिछले 13 साल से उसका भाई भी काम करता है। हालांकि एक दो नौकर और थे, लेकिन उस दिन जिस दिन घटना हुई थी वो नौकर घर पे मौजूद नहीं थे। जब अखिलेश और रंजीत दोनों होते हैं, क्योंकि जो रवि थे जो इस आईएएस ऑफिसर को लेकर के गया था, उसने इशारा कर दिया कि मैं इस वक्त निकलूंगा और तुम आराम से आ जाना। दूधिया के जाने का इंतजार करते हैं, घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने से पहले वो बेल दबाते हैं, मोहिनी दुबे बाहर आती है। मालकिन झांक के देखती है सामने की अखिलेश है। अखिलेश क्या बात है, कैसे आना हुआ? वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है रंजीत, उसका नाम उसको नौकर की जरूरत है, मैडम आपकी मदद कर सकती है क्या? वो कहती है कोई बात नहीं, उसे आप अंदर बुला लो, आराम से बैठो, चाय पियो, इसके बाद बात करते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, उस मालकिन के पैर छूने के लिए जब झुकते हैं तो उसके बाद जब खड़े होते हैं तो मालकिन को खड़े होते हैं वो पेचकस से वार कर देते हैं, और एक के बाद एक लगातार वार पे वार कर रहे थे, और वार करते करते उन्होंने उस महिला को मौके पर ही हत्या कर दी। हालांकि वो पेचकस से ही मर जाती है, लेकिन इत्मीनान करने के लिए उसके गले में दुपट्टा डाल दिया जाता है और दुपट्टे से तब तक खींचा जाता है जब तक कि उस महिला की मौत नहीं हो जाती। अब इसके बाद घर में कोई आने वाला नहीं था, तो वो अलग अलग अलमारियों में जाते हैं जहां जितने भी जो चीजें रखी हुई थी, नकदी रखी हुई थी, वो उसको उठा के वहां जो सामान रखा हुआ था वहां से उठा लिया। उठाने के बाद सामान समेटा। सामान समेटने के बाद उन्हें लगता है क्योंकि वो घर के अंदर आता जाता है, इसलिए ऐसा ना हो कि पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट इसके अंदर न जा पाए, इसीलिए जहां जहां भी जिस जिस जगह पे वो गए थे इस हत्याकांड के दौरान, उस बाथरूम में उस जगह पे उन सामानों को लेकर के जाते हैं, धुलाई कर देते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाए। उसके बाद उन सामानों को ले जाके धुलाई कर देते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट ना मिले। महिला के शरीर को भी नहलाया जाता है, साफ किया जाता है ताकि उसके शरीर पर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं जा सके। अब फॉरेंसिक टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, वो फेल हो जाती है, उसे कुछ सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि जो भी जगह थी वो साफ हो चुकी थी। कातिल ने बिल्कुल अपना रास्ता क्लियर कर चुका था। जैसे ही आईएएस ऑफिसर घर पहुंचता, उसका जो नौकर था वो घर पहुंचता है। अब वो अपनी आंखों से जो दृश्य देखता है तो सबसे पहले वो नौकर रवि जो थे उसके सगे भाई अखिलेश को फोन करता है। अखिलेश को जैसे सूचना मिलती है तुरंत आता है और मालकिन को देखने के बाद दहाड़े मारना शुरू कर देता है। अब जब रो रहा था तो पुलिस वाले पूछ रहे थे कि इतना क्यों रो रहे हो, तब ये आईएएस ऑफिसर ने कहा कि वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इसका घर बनवाने में, इसकी शादी में या फिर कोई परेशानी होती है उसमें, तो यह जो उसकी पत्नी है वो उसकी मदद किया करती थी। जब उसे पैसे की जरूरत होती थी तब उसकी पत्नी मदद किया करती थी, और वो जो रो रहा था वो उसकी एक तरह से माँ कह रहा था उनको। और माँ ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, इसीलिए पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। वो पोस्टमार्टम हाउस में था, साथ ही वो अंतिम संस्कार में भी था, साथ ही वो जो अस्थियां विसर्जित होती है उसमें भी वो हर वक्त साथ था। कातिल और पुलिस को लेकर के पुलिस का कोई शक नहीं हुआ। अगर वो स्कूटी नहीं पकड़ी जाती तो शायद इतनी जल्दी यह केस का खुलासा नहीं होता। पुलिस ने इसमें जितना भी सामान भी था वो बरामद कर लिया, और सामान बरामद करने के बाद पता चला कि लगभग 1 करोड़ रुपए के जो जेवरात थे इन्होंने हासिल कर लिए थे। इनसे पूछा गया कि तुमने जो शरीर पर जेवरात थे, चाहे वो मंगलसूत्र हो या कोई सोना हो या और चांदी हो, उसे तुमने लास्ट पे क्यों छोड़ा, क्यों नहीं उतारा उसको? उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि शायद हमने पर्याप्त मात्रा में जो भी ज्वेलरी थी वो निकाल ली थी, इस ज्वेलरी पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, उनका कहना था।
जबकि उस जेलुरी के तो सबसे ज्यादा करीब थे, इस घटनाक्रम को आसानी से अंजाम देते हैं। और इसमें जो 3 लोग मिले थे, भगत होते हैं, इसमें अखिलेश होता है, उनका दोस्त रंजीत होता है, और उसी के इलाके का रहने वाला एक और उनका सगा भाई होता है, जो घर में ही था लेकिन वहां से रैकी कर रहा था। पुलिस ने महज 72 घंटे में घटनाक्रम का खुलासा किया, और अब इस कातिल को घटनाक्रम को अंजाम देकर के जो यहाँ से निकल जाते हैं, इनको G20 मार्ग से वो निकलते हैं, इनके बाद अहिमा मार्ग से जाते हैं, अहिमा चौराहे पर होते हुए कैंट की तरफ निकलते हैं। इसके इकाना के जो पुल, जो भी इनके पास हथियार थे, जो भी लेके आए थे, वो उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं ताकि पकड़े ना जाए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर किस्म का क्यों ना हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन जब पुलिस अपने पे आ जाए तो कातिल हर हाल में पकड़ा जाता है, भले चाहे थोड़ा सा वक्त लग जाए। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये खास आदमी एक बड़े आदमी से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए पुलिस ने इस मामले में इतनी तत्परता दिखाई कि कातिलों को 72 घंटे में सिर्फ उन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। और आगे देखना है भविष्य में कि इनको बड़ी से बड़ी सजा क्या हो जा सकती है, क्योंकि मामला बड़े बड़े अधिकारी से जुड़ा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बाकी आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।